नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। जैसे कि हमने कहा कि अब हमारे तकरीबन जो किन्नौर अब तक पेज का जो एपिसोड है वो शुरू हो चुके हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि सारे एपिसोड सुचारू रूप से चलाते रहेंगे, क्योंकि जो शादी का माहौल है, तीज त्योहार हमारे सारे खत्म हो गए हैं। हमारे बागवानी से संबंधित जो सीजन था वो भी खत्म हो चुका है, तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि रूटीन से एपिसोड को चलाएं। आज का एपिसोड है हमारा है हरियाली और खुशहाली एपिसोड। इस एपिसोड में हम जो है बागवानी, कृषि से संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित जो है एपिसोड का रखते हैं। इस एपिसोड में हमारे साथ पिछले 1-2 सालों से हमारे साथ जुड़े हैं सह संचालिका आदरणीय रंजना मैडम जी। और हमारी कोशिश रहती है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी और बागवानी संबंधी जो भी हमारे आपके समक्ष जो भी बातें होती है हमारे सह संचालिका द्वारा या हमारे द्वारा आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा विषय है, विषय हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। इस विषय को आपको बहुत गंभीर से समझना है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग होते हैं, वैसे ही एक बवासीर, पाइल्स जिसे कहते हैं हम, वो किसी को भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप इन बीमारी से आप जो है ग्रसित हो, तो कैसे आप इस इलाज को ठीक कर सकते हैं। इसमें बवासीर के कितने स्टेज होते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, खान पान में क्या सुविधाएं रखनी है। अक्सर जब भी हम बीमार होते हैं दूर दराज के इलाकों में, हम इलाज को महत्व नहीं देते। हम या तो आस्था से जुड़े हैं देवी देवताओं के पास जाएंगे, या तांत्रिक के पास जाएंगे, या नीम हकीमों के पास जाएंगे। और तब तक जो हमारा जो शरीर का जो संतुलन बिगड़ चुका होता है और अंतिम स्टेज पर पहुंचते हैं, तो जहां डॉक्टर भी हार मान लेते हैं। तो कोशिश तो कीजिए, जब भी आप कभी बीमार होते हैं, कोई भी बीमारी होते हैं, तो आप हॉस्पिटल जाएं। भले ही आप अपना जो है जो हमारे पौराणिक चीजों से चला आस्था है उसको रखें, चाहे देवता पूजना हो या तांत्रिक या नीम हकीम जो भी है, लेकिन अपना ट्रीटमेंट सबसे पहले रखें, ताकि आप जो है अपनी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज के जो अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर अमित दवास, और हमारे साथ सह संचालिका रंजना मैडम भी जुड़े हैं। पहले मैं रंजना मैडम जी को मंच पे बुलाता हूं और उसके बाद हम तरतीब से जो है इस एपिसोड को आपके समक्ष रखेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी हमारे एपिसोड से जुड़ते हैं तो आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बवासीर से संबंधित, पायल से संबंधित जो भी आपके मन में संशय रहता है, वो हमारे डॉक्टर से जरूर सलाह ले सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं हमारे आज के सह संचालिका रंजना मैडम जी से। मैडम रंजना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आज बहुत टाइम के बाद मुझे मौका मिला है, तो बहुत काफी अच्छा लग रहा है। जी मैडम जी हमारा सौभाग्य है, क्योंकि जो मंगलवार का एपिसोड है, बगैर आपके एपिसोड आपके द्वारा जो है ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि हम इतने परिपूर्ण भी नहीं है कि सारे सवाल रखें। और आप एक गृहिणी हो, समाज सेविका हो और शिक्षिका भी हो, तो काफी चीजों तक, काफी हद तक जो है आपसे द्वारा भी हमारे को जानने को मिलता है। तो आज के हमारे अतिथि है डॉक्टर अमित दवास, सोलन से है, जो पायल से संबंधित हमारी जो हमें हमें हिमाचल और किन्नौर वासियों को, जो भी हमारे इस पेज को देखते हैं, उनके लिए जो है अपनी जो भी इलाज है, किस प्रकार का वो इलाज करते हैं, क्या ये ऑपरेशन के द्वारा होता है या बगैर ऑपरेशन से करवाते हैं, तो किन किन परिस्थितियों में इनके पास मरीज ठीक हुए हैं, और आज तक कितने मरीज इनके द्वारा जो है ठीक होकर जो है अपने स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। तो ऐसे ही हम उनसे मिलेंगे। तो आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद। आपका ये हाँ, बड़प्पन है, आप बीच बीच में मुझे मौका देते रहते हैं, तो मुझे जी भी अच्छा लगता है। लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है, कुछ जानने का मौका मिलता है। जी। तो ठीक है, तो हम डॉक्टर जी को बुलाते हैं, उसके बाद आगे का हम सिलसिला जारी रखेंगे। तो जितने भी हमारे किन्नौर पेज से जुड़े हैं, मैं निवेदन करता हूं कि आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का एपिसोड है हमारा बवासीर, पायल से संबंधित जो बीमारियां हमारे शरीर में रहती है, तो इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे डॉक्टर अमित दवास जी से।
नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं आपका डॉक्टर हमारे किन्नौर पेज में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिसने मुझे आज इस टीवी पर आने का मौका दिया। मैं डॉक्टर अमित कुमार ड- डबास, सोलन से। शूलिनी होम्यो क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक रजिस्टर्ड है सोलन में, और ये नगर पालिका के पास है, राजगढ़ रोड पर। हम लोग जी, पाइल्स का आपका ट्रीटमेंट करते आपके हैं। क्लिनिक का दोबारा से नाम बताएंगे सर, किस नाम से बोला आपने? मेरा क्लिनिक है शूलिनी होम्यो क्लिनिक। शूलिनी शूलिनी होम्यो क्लिनिक। होम्यो क्लिनिक। होम्यो क्लिनिक। क्लिनिक। जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़े हैं सह संचालिका रंजना मैडम जी, आपसे भी कुछ सवाल रंजना जी, रखेंगे। आपका स्वागत है। हम डॉक्टर साहब को मेरा भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। जी। जी, तो चलिए सर, आपने अपना परिचय दे दिया। आपका शूलिनी होम्यो क्लिनिक के नाम से सोलन में आपका क्लिनिक चल रहा है, और आप जो है बवासीर पाइल से संबंधित जो है लोगों का इलाज करते आ रहे हो। तो सबसे पहला सवाल यही है कि बवासीर क्या है और इसके लक्षण क्या है, और इसकी शुरुआती जो दौर है कि हमें समझना है कि ये बवासीर ही है, तो इसको कैसे जान पहचान सकते हैं? तो ये दो तीन सवाल एक ही बार में पूछा है। बवासीर क्या है और इसके लक्षण, और शुरुआती दौर में कैसे पहचानेंगे कि हम ये बवासीर है। पहला सवाल था, आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए सर, होता क्या है, होता ये है कि अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। पहली बात तो मैं जनरली आपको बताना चाहूंगा कि पाइल्स क्या होती है। हमारा पूरा शरीर जो है वो जो ग्रो करता है वो खून के माध्यम से करता है। यानी कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक, हर एक सेल तक खून का पहुंचना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो रेक्टम है उसमें भी नसें होती हैं खून की, वहां तक आपका खून पहुंचना बहुत जरूरी है। उनको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वहां पर वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। जब कोई पेशेंट बहुत लंबे समय तक कब्ज की समस्या से सफर करता है, या एक महिला गर्भ धारण के समय जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी, तो होता क्या है, ड्यूरिंग डिलीवरी जब एक महिला जोर लगाती है तो उन नसों के अंदर खून ज्यादा पहुंचता है, और हमारी जो नसें होती हैं ये लचीली होती हैं रबड़ की तरह, तो ये फूल जाती हैं आकार में, और जो मल द्वार है उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, तो इसी का फूलना यानी कि नसों का फूल जाना ही पाइल्स कहलाता है। इसको हेमराइड्स कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और जनरली क्या देखा जाता है, ये किसी को किसी भी एज में हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, बूढ़ों को हो सकती है, जवान को हो सकती है। लेकिन आज के डेट में जो केसेस बढ़ रहे हैं उनके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है हमारा गलत खान पान। जैसा हम देख रहे हैं कि चाइनीज फूड मार्केट में पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। हम लोग नूडल्स, बर्गर, हॉट डॉग ये सब खा रहे हैं जो कि मैदा से बना हुआ खाना है। तो लंबे समय तक मैदा अगर आप खा रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक है। आप जब मल त्याग करते हैं, बहुत लंबे समय तक बैठते हैं और जोर लगाते हैं, तो जोर लगाने से पेट का प्रेशर बढ़ता है, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ता है तो हमारी गुदा की जो वेन्स है वो फूल जाती है। कई लोगों को सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो एसिम्टोमेटिक है, जिनको लक्षण ही पता नहीं है। ठीक है, आते ही नहीं उनके अंदर लक्षण। वो कहते हैं कि जी हल्की सी स्वेलिंग हो गई है गुदा के अंदर, ये भी उनको देखने में मिलता है। दूसरा ये भी मिल सकता है कि खारिश की शुरुआत हो रही हो। बेसिकली बीमारी कहीं है, पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, प्रोलैप्स रेक्टम है, ये कई सारी बीमारियां हैं। और बेसिकली जो पाइल्स होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग होती है। एक ऐसी पाइल्स है जिसके अंदर खून आ सकता है, और एक ऐसी पाइल्स है जिसके अंदर खून नहीं भी आ सकता है। ऐसे लोग, जिन लोगों ने कोरोना काल में आपने देखा होगा अक्सर जो लोग रहे हैं, उन लोगों ने काढ़े का सेवन बहुत किया है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों ने काढ़ा बहुत पिया है। अब काढ़े के साइड इफेक्ट क्या आए हैं, जिन लोगों की प्रवृत्ति पित्त प्रवृत्ति होती है, यानी कि जिन लोगों के शरीर के अंदर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ताप जिनका ज्यादा होता है, थर्मल जिनका हॉट होता है, ऐसे लोग गर्म चीजों का अगर सेवन करते हैं तो उनको खून आ सकता है, पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो कोरोना काल में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने काढ़ा पिया है और उनका पिंडा यानी कि तासीर उनके शरीर की गर्म थी, तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई है। कई लोगों को एलोपैथी की दवाइयां खाने से भी प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को चिकन खाने से, गरम मसाला खाने से ये समस्या हो सकती है।
रही बात सिम्टम्स किसके, सिम्टम्स इसके ये हो सकते हैं कि हो सकता है आपके गुदा में चुभने जैसा दर्द महसूस हो सकता है, चुभन के साथ दर्द महसूस हो सकता है, या पल्सेशन वाला दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों को ब्लेड के लगने जैसा कट महसूस होता है। तो ये अलग अलग सिम्टम होते हैं, इससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है क्या। पाइल्स के केसेस में खारिश हो सकती है, स्वेलिंग आपको आ सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, मत से मल त्याग करते समय बाहर आ सकते हैं। तो ये पाइल्स के केसेस में। अगर हम फिस्टुला की बात करें तो फिस्टुला के केस में क्या देखा जाता है, फिस्टुला के केसेस में देखा यह जाता है कि कोई भी रेक्टम को छोड़कर या रेक्टम के इनसाइड भी आपको कोई पिंपल बन सकता है, और उससे लगातार अगर आपको पस ड्रेन आउट हो रही है और कोई गांठ आप अंदर महसूस कर रहे हैं, तो इट मीन दैट कि आपको फिस्टुला हो चुका है। जी मैडम जी, आपके पास सवाल है तो हमारे अतिथि से रख सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमें पाइल्स हुआ है, फिस्टुला हुआ है, मतलब क्या इनमें सिम्टम्स डिफरेंट होंगे या कैसे पता चलेगा हमें? देखिए, पाइल्स के केस में आपको ब्लीडिंग भी आ सकती है, आपको पेन भी हो सकता है, और आपको स्वेलिंग भी महसूस हो सकती है, क्योंकि पाइल्स दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बाहरी अगर पाइल्स आपको हुई है तो वहां पर आपको स्वेलिंग दिखाई दे सकती है, और अंदर अगर आपको पाइल्स हुई है तो मल त्याग करते समय आपको दिक्कत महसूस होती है, पूरी तरह से मल जो है वो साफ नहीं हो पाता आपका। आपको ऐसा लगता है जैसे गुदा बंद हो चुकी हो, और प्रॉपर वो पास आउट नहीं होता, पेशेंट बार बार कई बार जाता है मल त्याग करने के लिए। फिस्टुला के केस में क्या होता है कि फिस्टुला के केस में आपको कोई पिंपल बन सकता है, उसमें पस हो सकती है, जो पल्सेटिंग पेन भी हो सकता है, एक्किंग पेन भी हो सकता है, और लगातार 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या कई बार कंटिन्यूसली उससे आपको पेन आ सकता है, मतलब पस आ सकता है। वो पस आपका व्हाइट कलर का हो सकता है, वो जो डिस्चार्ज है वो आपका येलोविश कलर का भी हो सकता है, और हो सकता है पानी की तरह हल्का सा चिपचिपा भी वो पदार्थ हो सकता है, जिसको हम सीरम कहते हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पेशेंट को फिस्टुला है या पाइल्स है। दूसरा सवाल, क्या पाइल्स कॉन्स्टिपेशन से ही होगा या अनहाइजीनिक कंडीशन से भी हो सकता है? देखिए मैम, पाइल्स का अनहाइजेनिक कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। पाइल्स जो बेसिकली होती है, लोगों के अंदर बहुत इसको लेकर गलत भावनाएं हैं। कई लोगों को लगता है कि जो पाइल्स है वो केवल कॉन्स्टिपेशन से ही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे पास कई केसेस ऐसे आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री नहीं रहती है, जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम रहती है, और उसकी वजह से उन लोगों को पाइल्स की समस्या होती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो हैवी वेट उठाने का काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, जैसे खान है, या कई लोग जिम कर रहे हैं। आजकल के जो नवयुवक है वो जिम कर रहे हैं, और वो देखते हैं कि दूसरा जो लड़का है वो ज्यादा वेट उठा रहा है, तो मैं क्यों ना उठाऊं। अब दूसरे की काबिलियत इतनी है, उसके शरीर में इतनी ताकत है कि वो उस वेट को बियर कर सकता है, लेकिन क्या आपका शरीर ऐसा है कि आप इतने वेट को बियर कर सकते हैं? क्योंकि जब भी हम वजन उठाते हैं हमारे पेट पर जोर पड़ता है, और पेट पर जोर पड़ने से आपने अक्सर देखा होगा क्या होगा, गुदा की तरफ एक प्रेशर लगता है ना। तो वो कारण भी रहता है पाइल्स के लिए। और कोई सवाल? पाइल्स से बचने के कुछ उपाय हैं कि जिससे पाइल्स हो ना, मतलब इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो कि हम पाइल्स से बच सके? देखिए मैम, पाइल्स जो होती है वो एसिडिक कंडीशन होती है, और इस समय भारत के अंदर लगभग हम लोग 80% खाना जो खा रहे हैं वो एसिडिक खा रहे हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो फल फ्रूट्स कच्ची सब्जियां हम लोगों ने बिल्कुल खाना बंद कर दिया है। किन्नौर जैसी जगह में मेरे पास जो ज्यादा केसेस हैं वो रोडू से हैं, हाटकोटी से हैं, शिमला से हैं, जुब्बल से हैं, किन्नौर से भी आते हैं मेरे पास लोग। तो ऐसे लोगों को हमने देखा है कि ऐसे लोग मीट का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, और मीट खाने से आपको मालूम है कि मीट में मसाला, गरम मसाला पड़ता है, और ऐसे लोगों की तासीर बहुत ज्यादा गर्म रहती है। हम देखते हैं उसकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि उनके पैरों से गर्मी निकलती है, रात को बिस्तर से पैर बाहर रखते हैं, कई ऐसे आपके जानने वाले भी होंगे। तो ऐसे लोगों का पिंडा गर्म होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे लोग गर्म चीजों का सेवन ना करें। मीट के बजाय ऐसे लोगों को हरी साग सब्जी ज्यादा खानी है। सेकंड थिंग इज दैट, अगर मान लीजिए आप मीट भी खा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट आज की डेट में टेस्ट पे दुनिया चल रही है, अगर आप मीट भी खा रहे हैं तो अगर आप इतना मीट खा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना उसके साथ सलाद जरूर खाना है आपने। कब्जी अपने आप को बिल्कुल ना होने दें। और ऐसे लोग जिनका पिंडा बहुत ज्यादा गर्म है,
और मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर हम तो गर्म पानी पी रहे हैं, और गर्म पानी वो पी रहे थे जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी, क्योंकि ड्राइनेस काउज करता है गर्म पानी अगर ज्यादा पीते हैं तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है जिनका पित्त बढ़ा है, यानी कि शरीर के अंदर जिनको गर्मी ज्यादा महसूस होती है या पैरों से आग निकलती है, ऐसे लोग पानी का सेवन नॉर्मल टेम्परेचर के पानी का सेवन करें, ना कि गर्म पानी का और ना ही ठंडे पानी का, यानी कि मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए पानी का जो सुपाच्य हो। दूसरी चीज, कब्जी बिल्कुल ना होने दें। अगर आपको कब्जी हो रही है तो आप सलाद का सेवन करें, ऐसे खाने का सेवन करें जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होती है। जी सर, आपने गर्म पानी का जिक्र किया है। जी अक्सर कुछ लोग को जब कब्ज होता है तो वो सोचते हैं कि गर्म पानी पीने से जो है एकदम जो है रिलैक्स मिलता है और कब्ज दूर होता है। तो क्या यह सत्य है कि गर्म पानी कब्ज को भी दूर करता है? देखिए सर, मैं अपनी प्रैक्टिस में मैं देखिए किसी के कहने पर मैं नहीं चलता हूं, मैं अपनी ही प्रैक्टिस में देखता हूं, क्योंकि जो साक्षात होता है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कई केस हमारे आए हैं जिनका हमने गर्म पानी पीना बंद किया है और वो लोग नॉर्मली रिकवर हो चुके हैं। कुछ मेडिसिन की हेल्प ली गई है बट वो नॉर्मल हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो गर्म पानी का सेवन, मैं पहले ही मना कर चुका हूं, जिनका पिंडा बहुत गर्म है, शरीर की तासीर बहुत ज्यादा गर्म है, अगर ऐसे लोग गर्म पानी पिएंगे तो उनको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपने अक्सर देखा है हम जब पेड़ को पानी देते हैं तो वो गर्म पानी नहीं देते हैं। ठीक। एक धारणा और है हमारे समाज के अंदर, वो ये कहते हैं कि पानी का सेवन बहुत कीजिए। मैं ये भी धारणा को आज पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपने अक्सर देखा होगा एक पेड़ तो रेगिस्तान के अंदर खड़ा है और एक पेड़ समुद्र के किनारे खड़ा है। अगर आप रेगिस्तान वाले पेड़ को समुद्र के किनारे ले आओगे और समुद्र के किनारे वाले को रेगिस्तान ले जाओगे तो दोनों ही पेड़ जिंदा नहीं बचेंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हर एक पर्सन का डीएनए अलग है, हर एक का एटमॉस्फेयर अलग है, हम कैसे एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या खान पान अपनाया, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो कहने का मेरा मतलब, गर्म पानी हर किसी के लिए वरदान साबित नहीं होता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें अगर आपका पिंडा गर्म है तो। क्योंकि गर्म पानी जी पीने से कई लोगों की जो फूड पाइप है उसमें उसके अंदर छाले पड़ जाते हैं। मैंने जी कई बार देखा है अपने जी। केसेस में, बहुत रिकॉर्ड है हमारे पास। गर्म पानी पीने से वो आपने बोलते हैं सर एसिड। जी जी, आपने पिछली थोड़े 2 मिनट पहले कहा कि कईयों को रात को सोते समय पाँव जो है बिस्तर से बाहर निकालने की आदत है, और जी मुझे काफी गर्मी रहती है पाँव में ना, तो मैं रात भर पाँव को बाहर रखता हूँ। तो शायद क्या मैं गर्म पानी पीता हूँ, अक्सर मुझे गर्म पानी देते हैं सुबह, तो क्या मेरे लिए हानिकारक होगा ये? नेगी जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप गर्म पानी ना पी करके नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए। देखिए यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि गर्म पानी पीने से बेनिफिट हो रहा है ना, उन लोगों से मेरा ठीक सा निवेदन है, मैं गर्म पानी के लिए मना नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर क्लियर सी मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर ठंडा पानी पीने के लिए आपको उत्साहित नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, ऐसा पानी जिसको आपका शरीर आसानी के साथ पचा सके। जी ठीक है, तो मैडम जी, आपके पास अगर जी आप गर्म पानी का सेवन करते हैं तो आपसे मेरा निवेदन है उस पानी को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आइएगा, है ना, जी उसका आप सेवन करें और बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। जी, बहुत अच्छा। मैडम जी, आपके पास सवाल है तो हमारे हाँ अतिथि से जी। रख सकते हैं आप। जी डॉक्टर साहब, कोई पाइल से किसी को पाइल हुआ हो तो क्या वो अपने खान पान को चेंज करके पाइल्स ठीक कर सकता है कि उसे ऑपरेट ही करना पड़ेगा? देखिए मैम, जैसे आपने कहा कि पाइल्स ही बेसिकली, मैं आपको बता दूं कई लोगों को जो पाइल्स होती है वो जेनेटिकली होती है। आपने अक्सर देखा होगा हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जिनके दादा परदादा इन सबको पाइल्स की समस्या रहती है। तो ये तो एक रूट कॉज हो गया, एक जड़ होगी उनकी, कि उनके शरीर के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है जो वेन्स को डायलेट कर देती है, राइट। लेकिन खान पान के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपना खान पान बहुत अच्छा रखते हैं तो आप इससे रिकवर कर जाएंगे, बट 100% आप रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर आपको जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अगर आपके पेरेंटल कोई हिस्ट्री रही है तो भी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, खान पान से आप ये कह सकता हूं कि मैं लगभग 80% तक अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। और कभी कभी हमने सुना भी है कि जो पाइल्स ऑपरेट करते हैं तो बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद फिर से दोबारा हो गया। क्या ऐसे होने के चांसेस हैं? जी 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 बिल्कुल, मैं अगर चाहूं तो मैं आपको कुछ वीडियोस फोटोज दिखा सकता हूं। बेसिकली रेक्टम की मैं पिक्चर दिखाना चाहूंगा आपको। बेसिकली
होता क्यों है? रेक्टम ब्लड सप्लाई। इससे आपको थोड़ा कलर क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में पाइल्स है क्या और कैसे होती है, राइट? क्योंकि पाइल्स एक ऐसी चीज है ना, लोगों को लगता है कि वो ऑपरेट करेंगे तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे जो रेक्टम है उसके अंदर बहुत सारी नसें हैं, बहुत नसें होती हैं, और वो नसें जो हैं लगातार फूलती रहती हैं। फूलती किस लिए? प्रेशर की वजह से। प्रेशर कब पड़ता है? जब कब्ज रहती है आपको, या फिर आप बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, तो उसकी वजह से वो वेन्स फूल जाती हैं। मान लीजिए आपने एक नस काटी है अभी, यानी कि ऑपरेट करा दिया आपने। बेसिकली लोगों में गलत फहमी ये है कि उनको लगता है कि ये मस्से हैं। ये मस्से बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेरे हाथ पर या अपने हाथ पर नसें दिखाई देती हैं, जब आप वजन उठाते हो तो नसें फूल जाती हैं, राइट? ठीक इसी हाँ जी। प्रकार से जब आपको कब्जी होती है, आप जोर लगाते हैं तो गुदा की नसें फूल जाती हैं, है ना? मैं दिखा रहा हूं आपको पिक, ताकि आपको और डीपली इसको आप अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि गुदा के अंदर हमारी बहुत नसें होती हैं और वो फूलती रहती हैं, और ये जब तक फूलती रहेंगी तब तक पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है। जब तक बीमारी का मूल कारण दूर नहीं होगा, यानी कि मेन कॉज अगर बीमारी का दूर नहीं होगा, तब तक जो पेशेंट है वो रिकवर नहीं होता। ये लगातार लगातार चीजें बढ़ती रहती हैं, आगे से आगे चलती रहती हैं। क्योंकि हमारे पास तो लगभग हम हमारे 3,000 से ज्यादा केस हमारे अभी तक ठीक हैं, और कई वीडियोस मेरे फेसबुक पेज पे भी पड़ी हैं, जिसमें आज भी मैंने एक कैंसर के केस की वीडियो डाली है। कैंसर का केस हमारा ठीक हुआ है, तो हरियाणा से थे वो, उनका भी मैंने डाला, टेस्टिमनी डाली है आज। उनकी गांठ खत्म हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अ, ये दिख रहे हैं आपको? थोड़ा आप देख पाएंगे, ये रेक्टम है हमारा। इसमें जो नीली नीली नसें दिख रही हैं आपको, ये खून की नसें हैं, ठीक है जी? अब मान लीजिए अगर ये प्रॉपर इसमें क्लियर नहीं आ पा रहा है, हाँ ये दिख रहा है ना आपको? ये खून की नसें हैं। रेक्टम को इन साइड से दिखाया गया है, अंदर की तरफ से दिखाया गया है। तो ये रेक्टम है हमारा, इसकी ये ब्लड सप्लाई है। और अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। ये देख रहे हैं आप, नसें दिख रही हैं आपको? दिख रही होंगी नसें हाँ ये। हाँ जी, हाँ तो जी। अब हाँ, ये अंदर भी नसें हैं, नीचे की तरफ भी नसें हैं। तो ये इंटरनल हेमराइड्स कहलाती है, नीचे एक्सटर्नल हेमराइड कहलाती है। अब आप मान लीजिए आप एक नस कटवाते हैं, ठीक है, नीचे कोई नस फूल जाती है, आप उसको कटवा देते हैं, तो बाकी नसें भी तो है यहाँ पर। ये देखो पूरा का पूरा जो नीला नीला आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स है आपकी, और ये फूलती रहती हैं। और फूलने के बाद क्या होता है, अब देखिए थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है? ये फूल जाती हैं। अब देखो यहाँ पर छोटा सा कट मार के ऊपर की तरफ दिखाया गया है ये। अब ये चारों तरफ इसके कितनी नसें होंगी आप आइडिया लगा सकते हो इससे। यानी कि हर जगह खून की सप्लाई बहुत जरूरी है। तो होता क्या है, एक वेन्स फूल गई आपकी, आप डॉक्टर के पास गए, आपने इसको कट करा दिया, लेकिन जो मूल कारण था आपका कब्जी, वो अगर अभी भी बरकरार है, और ऐसा काम जो आप कर रहे हैं, जैसे कि वजन आप उठा रहे हैं लगातार, वो अगर आपका अभी भी कंटिन्यूअसली चला हुआ है, तो नेचुरली प्रॉब्लम आपको आगे भी आने वाली है। जी, अगला सवाल। सर। ये मस्से नहीं होते हैं, हाँ। ये खून की नसें होती हैं। डॉक्टर आपको गुमराह करते हैं। गुमराह इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब तक हम मस्से नहीं बोलेंगे, लोग इनको ऑपरेट नहीं कराएंगे। बट अगर आप इनको ऑपरेट करते हैं तो ये दोबारा फूल जाती हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है, ये फ्लेक्सिबल होती है। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में हवा भरेगी तो गुब्बारा फूल जाएगा, और हवा निकलेगी तो सिकुड़ जाएगा। तो हम जब मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, तो दो चीज में पेशेंट को अक्सर बोलता हूं, कि अगर आपके नसों के अंदर क्लॉटिंग है, और क्लॉट की वजह से आपका खून सर्कुलेट नहीं कर रहा है नसों के अंदर, और ये खून रुक गया है, जाम हो गया, लैट्रिन के रास्ते में से आपके नसें बाहर आ रही हैं, जिनको मस्से कहते हैं, तो मेडिसिन की वजह से आपकी जो क्लॉटिंग है वो खुल सकती है, तो ये अपने आप ही सिकुड़ जाएगा। या फिर क्या होगा कि कई लोगों को आपने अक्सर देखा होगा जिनको ब्लीडिंग होती है, वो कहते हैं जी हमें ब्लीडिंग हुई और हमारा पेन कम हो गया। इस तरह का पेन उनको फील होता है, ब्लीडिंग कम हुई, पेन कम हो गया, और ब्लीडिंग हुई, मस्से भी कम हो गए। तो वो क्या होता है, वो वेन्स अंदर को सिकुड़ जाती हैं। क्योंकि जैसे गुब्बारे से हम हवा निकाल देंगे तो क्या होगा, गुब्बारा सिकुड़ जाएगा। इलास्टिसिटी होती है इनकी। तो कभी भी कोई भी इंसान गुमराह ना हो कि ये मस्से हैं, मस्से बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल आपकी ब्लड वेसल्स है, जो गुब्बारे की तरह लचीली होती हैं और फूल जाती हैं।
जब हम मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो मैं दो चीज कहता हूँ, या तो ये खुल जाएगा, अंदर अपने आप ही चला जाएगा, या हो सकता है आपको ब्लीडिंग हो, और ऐसी ब्लीडिंग जिसमें काले काले क्लॉट आते हो पेशेंट को, काला ब्लड होगा, क्लॉटिंग होगी, और गाढ़ा खून आएगा, काला गाढ़ा, ठीक है, लाल गाढ़ा भी हो सकता है, ज्यादा काला गाढ़ा भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर से क्लॉटिंग साफ हो गई है, अब ब्लड अच्छे से मूव करना शुरू करेगा, सर्कुलेट करना शुरू करेगा, तो बीमारी सोल्व हो जाएगी। बस आपने ध्यान इतना रखना है कि वजन ना उठाएं और खान पान अच्छा रखें। जी, जैसे कि आपने खान पान पर भी इसमें आपने टॉपिक रखा है, और बवासीर पाइल्स खान पान से भी संबंध रहता है। तो सर, क्या समय पर भोजन ना करना और तली हुई भोजन खाना और मादक पदार्थों का सेवन करना, ये भी जो है पाइल्स के कारण बन सकते हैं? देखिए नेगी सर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि कई लोग ये शिकायत करते हैं कि सर हम लोग ये सब कुछ भी नहीं खाते लेकिन हमें ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली उसका कारण तो ये रहा कि जेनेटिक इशू है उनके साथ। सेकंड थिंग क्या है कि कई लोगों को हम देखते हैं कि अल्कोहल लेने के बाद उनका पेट बहुत अच्छा साफ होता है ना, वो कहते हैं जी हम जब तक हम अल्कोहल नहीं लेते हमारा पेट साफ नहीं होता है, ठीक है। तो हर इंसान की अलग अलग कैटेगरी आती है, ठीक है, हर इंसान के ऊपर अलग नियम लागू होता है। कई लोगों को मिर्च मसाला खाने से प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को उड़द की दाल या फिर राजमा खाने से प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को कुल्थ की दाल खाने से प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को एलोपैथी की दवाइयां वो खा रहे हैं किसी भी बीमारी की, तो उसके बाद ये समस्या हो जाती है, क्योंकि कई लोग हमारे पास आए हैं। कई लोगों को अल्कोहल से बेटर फील होता है और कई लोगों को अल्कोहल की वजह से समस्या बढ़ जाती है। ये बेसिकली निर्भर करता है वात पित्त कफ पर। आयुर्वेद के अंदर 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त और कफ। तो जिन लोगों का वात बढ़ा है ऐसे लोग वायु वाली चीजें ना खाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों को ब्लीडिंग होती है वो लोग गलती से भी गरम मसाले का सेवन ना करें, गरम चीजों का सेवन ना करें। कई लोगों को ड्राई फ्रूट से प्रॉब्लम होती है, जो बादाम अखरोट हम खा रहे हैं ना, इससे कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है लिवर डिसऑर्डर की वजह से। कई लोगों को हम देखते हैं कि उनको जॉन्डिस हुआ था और लंबे समय तक उनका जो इलाज है वो चला, लेकिन अभी भी पूरी तरह से वो रिकवर नहीं कर पाए। तो ऐसे लोग जब भी तला हुआ खाना खाते हैं तो या तो उनको कब्जी की प्रॉब्लम होती है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको पहले कभी जॉन्डिस हुआ है और उसके बाद अगर आपको पाइल्स के सिम्टम्स आए हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आपको जो कब्ज की प्रॉब्लम चल रही है वो हो सकता है लिवर डिसऑर्डर की वजह से चल रही हो। हाँ, मैं इतना जी, जरूर कहूंगा कि जिन लोगों को ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है, जिनके शरीर में गर्मी बहुत है, तो ऐसे लोग गर्म चीजों का सेवन ना करें, चाहे वो गर्म पानी ही क्यों ना हो। जी। जी एक दो सवाल और है कि क्या ये लाइलाज बीमारी है, और जी। किन परिस्थितियों में जो है सर्जिकल करवानी चाहिए? देखिए नेगी सर, मैं तो ये कहूंगा कि सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। किसी भी कोई भी अंग शरीर का आप काट रहे हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर ही क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है, गॉल ब्लैडर जब रिमूव किया जाता है तो डॉक्टर्स उसके साइड इफेक्ट नहीं बताते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट अगर हम काट कर अलग करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो आते ही आते हैं। तो सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, सबसे पहले तो मैं अपने पेशेंट को भी यही गाइड करता हूँ, अपने टीवी शो में भी मैं लोगों को यही बताता हूँ, फेसबुक पेज पे मेरा शो चलता है उसमें मैं यही बताता हूँ कि सबसे पहले आप कोशिश कीजिए अपना खान पान सुधारिए। अगर खान पान सुधारने से समस्या सुधर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भी अगर नहीं सुधरती तो आप कोशिश कीजिए कि इसकी चिकित्सा आप किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं, ताकि जो डॉक्टर आपको सही गाइड कर सके, ठीक है। साथ में आपको परहेज भी बताएं। हमारे जितने भी पेशेंट आते हैं सबको हम परहेज तो बताते ही बताते हैं। ट्रीटमेंट देना हमारा काम है, ट्रीटमेंट हम देते हैं, लेकिन साथ में हम परहेज भी बताते हैं। अब आप बिलीव नहीं करेंगे नहीं कि साहब, कई लोग मेरे पास ऐसे आए हैं जो शराब बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। अब वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा लीवर खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम शराब नहीं छोड़ सकते। समझ गए ना? तो कहने का मतलब क्या, एडिक्शन बहुत बुरी चीज है। लोग अब दवाई ले रहे हैं, उनको पता है मीठ खाने से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी वो मीठ खा रहे हैं, है ना? तो अब ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो ठीक हो पाएंगे? क्या वो डॉक्टर के पास ठीक होने के लिए जा रहे हैं? नहीं, वो डॉक्टर के पास केवल आराम के लिए जा रहे हैं, कि उनको आराम मिलना चाहिए। बाकी जो उनकी एडिक्शन है वो लगातार ऐसे ही चलनी चाहिए। मैडम जी, आपके पास सवाल है तो रखिए। इंटरनल और एक्सटर्नल में से कौन सा ज्यादा खतरनाक साबित होता है? कौन सा ज्यादा लेट स्टेज पे पता चलता है पेशेंट को?
देखिए मैम, इंटरनल जो पाइल्स होती है उसका लेट स्टेज पे पता लगता है। रीजन ये कि वो अंदर की तरफ मस्सा है, अगर वो फूल भी जाएगा, कई लोग क्या करते हैं बताते हैं कि जब वो मल त्याग करते हैं तो एक मस्सा उनको दिखाई देता है, या कई लोगों को दो मस्से दिखाई देते हैं, लेट्रिन के रास्ते बाहर आते हैं। वो अब सेकंड स्टेज भी हो सकती है, थर्ड स्टेज भी हो सकती है, फोर्थ स्टेज भी हो सकती है। फर्स्ट स्टेज का इसमें पता ही नहीं लगता। पहली बात, इंटरनल हेमराइड्स ऐसी समस्या है जिसका आपको फर्स्ट स्टेज में आप आइडिया नहीं लगा सकते। हाँ, अगर पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम है, जैसे खारिश होना या पेन होना, ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कुछ हमारे साथ गलत चल रहा है। लेकिन अगर आपको ये सिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप, कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं सर हमें तो 10 दिन पहले प्रॉब्लम हुई है और हमारी ये स्थिति है। कितने दिन पहले? 10 दिन पहले प्रॉब्लम हुई, अब हमारी ये स्थिति है। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई साहब, आपको 10 दिन से बीमारी नहीं है, बीमारी आपको कई साल से है, लेकिन ये इंटरनल थी, आपको पता नहीं लगा। इसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है। उनको पता ही नहीं लगा, वो गलत खान पान करते रहे, लेकिन जब वो चीज ज्यादा बढ़ गई तो पता लगा। तो एक्सटर्नल चीजें जो दिखाई दे रही हैं, आसानी से हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है, कि भाई कुछ गलत चल रहा है हमारे साथ। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है, ये पेशेंट कभी महसूस नहीं कर पाता है। और कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी सी पेन भी अगर उनको होती है तो फील हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं, अगर इतनी सी आवाज होती है तो उनकी आंख खुल जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं, पूरा घर लुट जाता है, वो सोए रहते हैं। तो ये सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है, किस पेशेंट की कैसी सेंसिटिविटी। एग्जाम्पल के तौर पर, एक इंसान तो वो है जो एक पैक लेता है और उसको एक पैक से ही पता लग जाता है कि भाई अब ओवर हो चुका है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी बोतल कटक जाते हैं और फिर भी होश में रहते हैं। मतलब क्या है कि दोनों का नर्वस सिस्टम, एक का बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है और एक का बहुत स्लो है। तो एक कैटेगराइज करना पड़ता है, ये पेशेंट सामने जो बैठा है किस कैटेगरी में। जी सर, इसमें आपने ना खारिश की बात की है, तो जी तकरीबन कई लोगों से मैंने सुना है जब भी खारिश होता है मैं तो तेल लगाता हूँ और ऑयल लगाने से मेरे को रिलैक्स मिलता है, या बर्फ वर्फ का यूज करते हैं। तो क्या ये यहाँ तक बिल्कुल जायज है? देखिए सर, खारिश जो होती है गुदा में, वो जरूरी नहीं है कि पाइल्स की वजह से खारिश हो रही हो। पहली बात, क्योंकि कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन भी होता है, उसकी वजह से भी खारिश हो सकती है। और जो कई लोग हैं, उनके पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन की वजह से भी गुदा में खारिश हो सकती है। और कई लोगों को फिशर का कट लगता है, जिसमें कई लोग क्या होते हैं कि कई लोगों का जो मल है वो आगे से हार्ड होता है, जब वो बाहर निकलता है तो गुदा हमारी इतनी ओपन नहीं हो पाती, काफी जोर लगाना पड़ता है, पीछे स्टूल सॉफ्ट आता है, वो बाहर निकल जाता है तो कट लग जाता है, उससे हल्का सा ब्लीडिंग भी आ सकती है पेशेंट को। और जैसे किसी ने ब्लेड मार दिया हो, चीरा लग गया हो, इस तरह का पेन रहता है, मिर्ची चिरमिराहट झंझनाहट सी रहती है। कई बार वो पूरा दिन भर रह सकती है। और कई बार अगर हल्का स्लाइट कट है तो पेशेंट को खारिश महसूस हो सकती है, ईचिंग सी महसूस हो सकती है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना है, जरूरी है कि जो सामने पेशेंट है, एक्चुअल में उसको फिशर है, पाइल्स है, प्रोलैप्स है, या जो खारिश उसको हो रही है उसका कारण कहीं वो मैनिफेस्टेशन तो नहीं है। क्योंकि अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे हैं उनको चूने लगने की, आम भाषा में चूने कहते हैं, गुदा में हल्के हल्के से कट लग जाते हैं, वो वॉर्म मैनिफेस्टेशन की वजह से होता है। अगर आप छोटा बच्चा है, उसको इस तरह की कोई शिकायत है, खारिश उसको आ रही है, मुंह से उसके लार चलती है रात को, और मीठा खाने का ज्यादा मन करता है, या दांत भी किटकिटाता है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि हो सकता है पर्सन को वो मैनिफेस्टेशन हो, पेट में कीड़े हो, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। जी। ये अक्सर कहना जो कि, है, हाँ जी अक्सर जो है लोग जो है जब भी बीमार होते हैं, अभी हम पायल्स को लेते हैं, तो नीम हकीम का इलाज इसमें कितने कारगर है, इस पर जानना चाहेंगे। और इसमें से और जो है एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इनमें से कौन सा जो इलाज कारगर है? एक तो लोग जो है नीम हकीम के पास जाते हैं, ठीक है जी, जी। उसके बाद जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इनमें से कौन सा इलाज जो है हमें कारगर रहेगा? नेगी सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और इस सवाल का मैं आंसर भी ऐसा दूंगा ताकि किसी को दुख ना हो, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि हर एक बंदा अपने लेवल पर काम कर रहा है, चाहे मैं हूँ, चाहे होम्योपैथी आयुर्वेद है, चाहे एलोपैथ है। सबसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नीम हकीम की हम बात करें, तो हमारे भारत जो भूमि है वो ऋषि मुनियों की भूमि रही है। और सबसे ज्यादा हम लोगों ने आयुर्वेद को प्राथमिकता दी है, अगर हम एंशिएंट समय की बात करें तो।
लेकिन आज के समय में जो आयुर्वेद है वो अपना चीजों को कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मेडिकल जो फार्मा है, मेडिकल फार्मा जो इंडस्ट्री है, वो डॉक्टर्स का सिलेबस डिसाइड करती है। तो उनको पढ़ाया उतना जाता है जितना डॉक्टर को उन्होंने बताना है। तो कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पूर्वज बैठे हैं बहुत लंबे समय से, कई लोग मेरे पास आते हैं, जी हमने जड़ी बूटी ली थी या किसी ने जड़ी लगाने के लिए दी थी, उससे आराम हो चुका है, तो फिर भी वो केस रिपीट होते हैं। कई बार ऐसा होता है और कई लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो ये तो निर्भर करता है कि जो सामने वाला इंसान है वो आपको क्या चीज दे रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, जितनी मुझे जानकारी है उतना ही मैं बताऊंगा। क्योंकि सामने वाला इंसान आपको क्या दे रहा है, क्या वो चीज वास्तव में इसके लिए काम कर रही है। क्योंकि बहुत लोगों में बहुत गलतफहमी, अभी मेरे पास एक केस आया था शिमला से, उसको प्रोलैप्स हुआ है। अब आप कहेंगे ये प्रोलैप्स नहीं, नहीं, नया शब्द आ गया है। तो होता क्या है कि जब हम मल त्याग करते हैं तो चारों तरफ से गोल गोल एक ट्यूब जैसी बाहर आ जाती है, कई लोगों को नीचे ऐसे लटक जाता है गोल गोल, उसको प्रोलैप्स कहते हैं। तो वो पेशेंट, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी भी हॉस्पिटल का, और शिमला में वो ट्रीटमेंट कर रहा था, लगभग 3 साल से उसका इलाज चल रहा था। उसकी फोटोज मेरे पास पड़ी है, आप चाहो तो देख सकते हैं। लेकिन ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पर वो उस फोटोज को बैन कर दिया जाए हमारे इस प्रोग्राम को। तो मैं आपको इसीलिए डिटेल में हाथ से ही बता रहा हूँ, ताकि आपको पता है नई पॉलिसीज आई हैं तो मतलब न्यूडिसिटी के अकॉर्डिंग वो बैन कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ फोटो। तो पूरा का पूरा इतना रेक्टम उसका बाहर था। मैं कोई और चीज लेता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए। ये मेरे पास में टेडी बियर है, तो ऐसा गोल गोल अगर कोई चीज बाहर निकल निकल रही है तो वो प्रोलैप्स कहलाता है। उस इंसान का इलाज 3 साल से चल रहा था, और जो डॉक्टर थे वो उसका इलाज किस चीज का कर रहे थे? पाइल्स का। तो पाइल्स में और प्रोलैप्स में बहुत अंतर है। सेकंड थिंग, इसकी ग्रेडिंग है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये पता करना पड़ता है। तो अक्सर मैं कई बार अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि भाई जब भी आप आ रहे हो और मल त्याग करते समय अगर आपको कुछ निकलता है तो उसकी फोटो साथ में लेके आए या फिर मुझे व्हाट्सअप करें। वो इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ ताकि हमें ये पता लगे कि सामने वाला जो पर्सन है उसको पाइल्स है या प्रोलैप्स है। तो अंदर से कुछ चीजें बाहर आ रही हैं तो मतलब क्या, पाइल्स और प्रोलैप्स दोनों हो सकते हैं। सेकंड थिंग, कई लोगों की विचारधारा ये कि भाई अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पाइल्स ही होगा, ऐसा नहीं है। ब्लीडिंग आपको फिशर में भी हो सकती है, अगर कट लगा है आपको तो भी हो सकती है, पाइल्स है तो भी हो सकती है, रेक्टम का अगर आपको कैंसर है तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है जी। और रही बात आयुर्वेद की और होम्योपैथी की जो आपने क्वेश्चन किया था, तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन दी जाती है वो ऐसी मेडिसिन होती है जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आयुर्वेद में भी दवा अच्छी है, नो डाउट। एलोपैथी के कंपैरेटिवली एलोपैथी में मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इन द सेंस, अगर आपका बीपी बढ़ रहा है बीपी कम करने की दवा खा लीजिए, शुगर बढ़ रही है शुगर कम करने की दवा खा लीजिए, थायराइड बढ़ रही है थायराइड कम करने की दवा खा लीजिए। मतलब जो शरीर आपका काम नहीं कर रहा है उस चीज को बाहर से दिया जा रहा है, तो वो एक मैनेजमेंट है। एलोपैथी सर्जरी के लिए सही है, मतलब सर्जरी उनकी सही है ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन सर्जरी कब करनी है? बहुत एडवांस स्टेज में करनी है। अब हमारे पास ऐसे कई केस आए हैं हिमाचल प्रदेश से जिन लोगों को 4th ग्रेड प्रोलैप्स हुआ है। अभी मेरे पास आज भी मेरे पास एक केस था जिसको लगभग 90% आराम हो चुका है, और वो बेचारा एक मजदूर था, वजन उठाता था, तो उसको मैंने मना किया कि भाई आप वेट नहीं उठाएंगे, तो वो रिकवर हो चुका है। ट्रीटमेंट कोई भी हो, चाहे आप कोई जड़ी बूटी का कर रहे हैं, नीम हकीम का कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको जो समस्या हुई है वो क्या है। वो पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, या प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है। क्योंकि कई लोग इसको पाइल्स ही समझते हैं, प्रोलैप्स हो जाएगा तो भी पाइल्स। वो ऐसे लोगों के पास दवा खा रहे हैं 2-2 साल से, 3-3 साल से, आराम ही नहीं पड़ता उनको। कई लोग ऐसे आते हैं जो ताबीज पहन कर आते हैं, तो उनको हम पूछते हैं भाई ये क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि सर ये हमारे कोई पितृ, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो देवता हैं वो नाराज हैं, उनको खुश करने के लिए हमने इस तरह के ताबीज डाले हैं, फिर भी आराम नहीं होता। क्योंकि जो चीज मेडिकली ठीक होनी चाहिए वो आप वैसे ठीक नहीं कर सकते। जी। तो ट्रीटमेंट तो जो समय पर मिल जाए आपको वो बेस्ट है, चाहे वो जड़ी बूटियों का हो, चाहे होम्योपैथी का हो, चाहे एलोपैथी का हो। और सर्जरी के लिए तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सर्जरी विदाउट सर्जरी इसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद भी ये बीमारी दोबारा हो जाती है। मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड एक नहीं, ऐसे कई रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें एक लेडी मेरे पास पोंटा साहिब से आई थी जिनके 5 ऑपरेशन हुए थे, और ऐसे न जाने कितने केस रजिस्टर हैं, 1000 से ऊपर केस मेरे पास ऐसे रजिस्टर्ड होंगे जिनका ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है जी।
मैडम रंजना जी, आपके पास सवाल है तो रख सकते हैं आप। ये म्यूट है रंजना जी। जी मैडम जी, अपना माइक ऑन करें। माइक अपना ऑफ है माइक ऑन रंजना। करें। माइक आपका ऑफ, रंजना माइक जी ऑफ है माइक ऑफ आपका। है। अच्छा चलिए सर, एक चीज ये जानना चाहेंगे। अक्सर जी जो लोग हैं हमारे समाज में हिचकिचाते ज्यादा है, तो क्या ये सामाजिक जागरूकता की भी कमी है लोगों में? क्योंकि अ, हम चाहते नहीं कि इस पर कोई बात करे या बहस करे या किसी से पूछताछ करे, शर्माते हैं यार, अब मैं कैसे बात करूं इसके बारे में। तो क्या ये सामाजिक जागरूकता की भी कमियां हैं हमारे देश देखिए में? सर, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर सवाल किया है, क्योंकि कई केस मेरे पास ऐसे आते हैं जो उनके घर वाले ये बताते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें बहुत दिनों के बाद बताया या साल भर के बाद ये बात बताई। क्योंकि कुछ लोग इससे इसमें शर्म महसूस करते हैं, वो बताते नहीं कि हमें इस प्रकार की समस्या है, या उनको मालूम ही नहीं कि उनके साथ क्या चल रहा है। जब बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है, सेकंड थर्ड या फोर्थ स्टेज आती है, तब वो लोग कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हुई है। या जब वो उनको लगता है कि नहीं भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो अपने घर वालों को बोलते हैं कि स्पेशली जो महिलाएं हैं, है ना, या बच्चे हैं सर, टीन एजर्स हैं, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम फास्ट फूड को खाने से होती है, लेकिन वो अवॉइड कर देते हैं, बताते नहीं घर वालों को भी। ऐसे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और हाँ, अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है। मैं बल्कि हिमाचल प्रदेश में सरकार से भी मिलना मिलना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारी टेस्टिमनी है उनको मैं सरकार को सौंपने वाला हूँ, और इसके ऊपर एक अभियान हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि ये एक सब्जेक्ट एक ऐसा है जिस पर कोई भी महिला खुलकर बात करना नहीं चाहती, उनको शर्म महसूस होती है, और जो टीनेजर्स हैं वो शर्म महसूस करते हैं। जबकि इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे सरकार ने एड्स की को लेकर के जागरूकता फैलाई थी, है ना, अब सबको एड्स के बारे में पता है। तो इसी प्रकार से मैं ये मानता हूं कि पब्लिक को हर चीज पता होना बहुत जरूरी है। हम कहाँ जा रहे हैं, इस बीमारी का कारण क्या है, क्या इसको खान पान से दूर किया जा सकता है, मेडिसिन की कब जरूरत आपको पड़ने वाली है। ये बहुत सी ऐसी कई चीजें हैं जो लोगों को पता लगना बहुत जरूरी है। जी मैडम जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या पाइल्स ब्लड प्रेशर जिनको ज्यादा है या जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें होने के चांसेस ज्यादा हैं या सभी में इक्वली है? देखिए मैम, ब्लड प्रेशर होना या फिर डायबिटीज होना, ये बहुत एडवांस स्टेज होती है। अगर आपको डायबिटीज होती है तो इसके तो बहुत साइड इफेक्ट आते हैं आपके ब्रेन, आपकी बॉडी के ऊपर। आपकी आंखों की रेटिना खराब हो सकती है, ब्रेन हेमरेज आपको हो सकता है, हार्ट अटैक आपको हो सकता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और जब ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और उसके अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो कहीं भी इफेक्ट करता है, कई लोगों को गैंग्रीन तक हो जाती है। और रही बात पाइल्स के केसेस में, तो पाइल्स के केसेस में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर आपको फिस्टुला हुआ है, भगंदर हम जिसको कहते हैं, तो ऐसे केसेस जिनको डायबिटीज होती है, ऐसे केसेस की रिकवरी बहुत लेट हो पाती है। क्योंकि फ्रेश ब्लड जो है, ब्लड ही जब हमारा खराब हो चुका है ना, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो ग्लूकोज लेवल होना चाहिए था खून के अंदर उससे ज्यादा है, तो सेल डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ऐसे लोगों की रिकवरी में बहुत समय लगता है। एक केस मेरे पास रोडू से थे, रोडू के पास से थे, और उनको प्रोलैप्स था, डायबिटीज भी थी, और पाइल्स भी थी, और सिस्ट भी था। तो उनको लगभग 8 महीने लग गए थे, लेकिन उनका विश्वास ये था, मैं उनको अगर आज कभी वो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने 8 महीने तक मेरे ऊपर बिलीव किया, और आज वो लोग पूरी तरह से ठीक है। तो ये निर्भर करता है। एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के शायद वो माइंड में आया भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो डे बाय डे ये सब देखते ही हैं। होता क्या है कि कई महिलाएं डिलीवरी के बाद जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उसमें लगभग 85% वो महिलाएं होती हैं जिनको सिजेरियन डिलीवरी होती है। अब सिजेरियन डिलीवरी का मतलब क्या है कि उनको ऑपरेशन से बच्चा हुआ है।
ऐसे में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है। आपको गॉल ब्लैडर सर्जरी हो रही है तो इंजेक्शन लगाया जाएगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा तो इंजेक्शन आपको लगाया जाएगा। कोई भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जब आपकी कमर के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस एनेस्थीसिया का असर बहुत लंबे समय तक आपके शरीर पर पड़ता है, जिससे जो बड़ी आंत है आपकी, जो बड़ी आंत है आपकी, वो उसकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। आम भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा चला रही है, ठीक है, एक ऊर्जा ये जो हमें चला रही है। अब मान लीजिए एक मुर्दा इंसान का एक दिल है, डेड बॉडी के अंदर एक दिल है, और किसी को हार्ट अटैक पड़ता है, तो जो डेड बॉडी के अंदर हार्ट काम नहीं कर रहा था, उस हार्ट को निकाल कर जब जिंदा इंसान के शरीर में लगाते हैं तो वो मशीन काम करना शुरू कर देती है। वो क्यों करती है? क्योंकि जो जिंदा इंसान होता है उसके शरीर के अंदर एक ऊर्जा काम कर रही है, तो पूरे शरीर को काम करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आते भी आपकी ऊर्जा के अनुसार काम कर रही है, उनके अंदर जैसे केचुआ रेंगता है ना, इस तरह की मूवमेंट होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है, जब हम रेस्ट करते हैं तो भी पूरा शरीर रिचार्ज होता है। आपने अक्सर देखा होगा, लंबे समय तक अगर हम जाग जाएं रात को तो अगली सुबह हमारी खराब हो जाती है, शरीर थका रहता है, मतलब क्या, एनर्जी नहीं है। तो नींद के माध्यम से हम एनर्जी स्टोर करते हैं। ये एग्जाम्पल थे केवल। अब जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस दौरान आपकी जो आंतों की गति है, जो आपकी आंतों की गति है नॉर्मल काम करने की, उसकी स्पीड कम हो जाती है। और जब वो स्पीड कम होती है तो आंतों के अंदर जो मल है वो लंबे समय तक पड़ा रहता है। और आंतों की एक खासियत होती है कि वो पानी को सोखती रहती है। तो लंबे समय तक जब मल पड़ा रहेगा और पास होने में उसको ज्यादा समय लगेगा, तो मल आपका हार्ड हो जाएगा। और हार्ड होने से कई बार तो पूरा का पूरा मल हार्ड होगा, कई बार मल का अगला हिस्सा हार्ड होगा। फर्स्ट स्टूल हार्ड होगा, पीछे सॉफ्ट होगा। जब वो बाहर निकलता है तो कट लग जाता है, जिसको हम फिशर कहते हैं। वो ऐसा पेन होता है जैसे किसी ने ब्लेड मार दिया हो या कोई कांटा चुभ रहा हो, इस तरह का पेन होता है। पूरा दिन भर मिर्ची चिरमिराट पेशेंट को रहती है। ये अक्सर मैंने अपने केसेस में, अपने क्लिनिक में मैं ये देखता हूं कि ऐसी महिलाएं जिनकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। और उस एनेस्थीसिया का असर जब से उनको हुआ है, यानी कि जब से वो इंजेक्शन लगा है, तब से वो बीमार होना शुरू हो जाती हैं। और उनको ये गलतफहमी रहती है कि डिलीवरी के बाद ये समस्या हुई है। तो जब भी हम केस चेक करते हैं अपने पेशेंट से भी मेरा ये कहना होता है कि अगर आपकी जो डिलीवरी हुई है, क्या उसके बाद प्रॉब्लम हुई है? अगर पेशेंट कहता है हाँ जी उसके बाद हुई है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन हुई है। जी तो एनेस्थीसिया से आपकी जो आते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों क्या लाखों महिलाएं इस चीज से सफर कर रही हैं। जी। जी। इसी में ये सवाल रहेगा, अगर अभी काफी लोग देखेंगे इस एपिसोड को, तो डिलीवरी महिलाओं को ऐसे समय में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो इन परेशानियों से जूझ ना पाए भविष्य के लिए? हाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश एक ठंडा राज्य है। हिमाचल प्रदेश एक ठंडा राज्य है और ठंड होने की वजह से यहाँ पर वाटर इनटेक कम होता है, पानी का जो सेवन है वो कम होता है। और नशीली चीजें यहाँ पर ज्यादा चलती हैं, अल्कोहल का सेवन काफी होता है, मीट का सेवन काफी होता है। और आप सब रूबरू हैं ही, मैं आगे क्या बताऊं आपको, आपको पता ही है। तो जिन महिलाओं की डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर्स कहते हैं कि पानी का सेवन अच्छा कीजिए, बट पानी के सेवन से भी कई बार उसका असर पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अभी भी आपने अक्सर देखा होगा कि कई महिलाएं कहती हैं कि हमारी कमर में दर्द होता है, कमर में उनकी दर्द महसूस होता है। तो उनको अगर आप पूछते हैं तो पता लगता है कि भाई ये इंजेक्शन लगा था उसके बाद से दर्द शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसका असर रहता ही रहता है, पूरी तरह से खत्म नहीं होता। तो ऐसे में करना क्या होता है कि जो एक ऐसी मेडिसिन आती हैं जिससे इस एनेस्थीसिया के असर को एंटीडोट करना पड़ता है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। उसको एंटीडोट करते हैं, इंटेस्टाइन की मूवमेंट प्रॉपर काम करती है और बंदा ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मेडिकल साइंस में आपने देखा होगा बहुत तरक्की कर ली है मेडिकल साइंस ने। हालांकि तरक्की तो खैर क्या होगी, इसको हम ये कह सकते हैं कि जितनी मेडिकल साइंस ने तरक्की की उतनी उससे ज्यादा बीमारियों ने तरक्की की है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के साइड इफेक्ट बहुत आते हैं। ठीक है, विज्ञान आज भी बहुत पीछे है। अगर हम एंशियंट समय की बात करें तो, क्योंकि मैं भारत के लगभग 5,000 साल पुराना मैंने इतिहास पढ़ा है, कैसे क्या चीज हुई, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस थे उनको तोड़ दिया गया,
ठीक है, तो एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ, तो ये टॉपिक इसमें बात करने का नहीं है, टॉपिक कुछ और है। अब मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ, आपने देखा होगा हार्ट के केसेस में कई लोगों को पेस मेकर लगता है, आपने सुना होगा पेस मेकर, क्योंकि हमारे हार्ट को इस तरह से काम करने के लिए एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इस तरह से काम करता है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी कम जा रही होती है, इसलिए एक डिवाइस लगा दिया जाता है जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। तो उस पेस मेकर की पावर को बैलेंस कर किया जाता है ताकि हार्ट की जो बीट है वो कंटिन्यूसली लगातार चलती रहे, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि पूरी बॉडी के ऑर्गन जो ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। अब एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो इंसान को आप कैसे भी काट सकते हो, उसको कोई पेन फील नहीं होता, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो ब्रेन तक आपके जो नर्व गई हैं, बिजली की जो तारे गई हैं, आम भाषा में बताऊं तो उनकी सप्लाई बाधित हो जाती है, पता ही नहीं लगता। अब वो कई लोगों के अंदर साइड इफेक्ट लेकर के आता है, कई लोग तो रिकवर कर जाते हैं, कई लोगों के अंदर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। अक्सर आपने देखा होगा कई किसी इंसान को कमर में चोट लगती है तो नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, काम नहीं करता। वो भी इसीलिए क्योंकि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उस तक सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, नीचे तक सप्लाई नहीं जा रही है। तो जानना बहुत जरूरी है ऐसी महिलाओं को, स्पेशली मैं आज ये पर क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग गुमराह हैं। अब ऐसे लोग अगर जड़ी बूटी लगा रहे हैं पाइल्स के केसेस में, या कुछ भी लगा रहे हैं, कोई आराम नहीं होने वाला, गारंटी से आराम नहीं होगा, निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि जब तक उस एनेस्थीसिया का असर रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल दूर करना पड़ता है। महोदय जी, आपका जो क्लिनिक है, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप क्लिनिक में, और आपके पास ज्यादातर केस जो है युवाओं में आया कि वरिष्ठों में आया, और फिर महिला और पुरुष कौन से इसमें ज्यादा देखिए आपको केस? जी देखिए महिलाओं में हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बीमारी ज्यादा है, जो मैंने बताया कारण वही है। दूसरा जी आपने देखा आपने होगा महिलाओं, जी आपने महिलाओं का जिक्र किया। एक चीज आपका बीच में आया था कि वजन का एक जिक्र किया है कि वजन उठाने से भी हो सकता है। अक्सर ये जो वजन से वजन का बवासीर से क्या ये मेल है सर? देखिए मैंने जैसे आपको अभी फोटोज दिखाई थी एक, उसमें मैंने बताया था कि खून की नसें हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा जब हम जिम करते हैं या वजन उठाते हैं तो हमारे शरीर की खून की नसें फूल जाती हैं, फूल जाती है ना। जब भी हम कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं या वजन उठाते हैं, नसें फूल जाती हैं। जब हम वजन उठाते हैं, जोर लगाते हैं, नीचे झुकते हैं, तो हमारे पेट पर प्रेशर पड़ता है, और पेट पर प्रेशर पड़ने की वजह से जो हमारी रेक्टल्स वेन है, जो गुदा की नसें हैं, उनके अंदर खून रुकता है, जिसकी वजह से जो नसें हैं अपने सामान्य आकार से बड़ी हो जाती हैं, ठीक, अपने सामान्य आकार से फूल जाती हैं। और जब मल द्वार आपका ऑक्यूपाई हो जाता है, अंदर जब सूज जाती हैं, तो मल जब बाहर आएगा तो उन नसों को खींच के लाएगा, उससे पाइल्स होती है। कई लोगों को जो वेट उठाने का काम करते हैं उनको प्रोलैप्स होता है, पूरा का पूरा गुदा द्वार बाहर आ जाता है। इसीलिए मैं और एग्जांपल एक देने वाला हूं आपको, आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हमारे गांव में या भारत के सभी गांव में हम देखते हैं कि जो पहले लोग थे, वो जब भी कोई कुश्ती वगैरह या मलखम वगैरह करते थे या भारी कोई काम करते थे तो वो एक लंगोट पहनते थे। लंगोट समझते हैं आप? हाँ, वो लंगोट इसीलिए पहना जाता था क्योंकि हमारे पूर्वज भी काफी इंटेलिजेंट थे, वो बेवकूफ नहीं थे। वजन उठाने से कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? आपको हर्निया हो सकता है, आपको प्रोलैप्स हो सकता है, आपको पाइल्स हो सकती है। और आपने अक्सर देखा होगा कई महिलाएं ऐसी हैं, जब वो गर्भवती रहती हैं तो डॉक्टर उनको मना कर देते हैं कि भाई आपने वजन नहीं उठाना है, भारी काम नहीं करना, झुकना नहीं है, क्योंकि पेट पे जोर पड़ेगा तो अबॉर्शन तक हो सकता है ना। तो हमारे शरीर पर केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के नियम भी लागू होते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि अक्सर जो लोग योग करते हैं, योग से भी अपनी बीमारी को दूर करते हैं। योग के ऐसे कौन कौन से एंगल जिनसे हमारे अंग एक्टिवेट होते हैं, रक्त संचार अच्छा होता है ना, हमारा खान पान कितना अच्छा है, डाइजेशन कितना अच्छा है, एब्जॉर्प्शन कितनी अच्छी है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे लोग जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, अक्सर जिनका पेट खराब रहता है, ऐसे लोग वजन बिल्कुल ना उठाएं, उनको प्रोलैप्स या पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है।
जी मैडम जी आपके पास सवाल है तो रखें, और हम अब अंतिम दौर पर पहुंचे, हमारे पास 5-10 मिनट और है। जी रंजना जी, कुछ और पूछना चाहते हैं आप? सर धन्यवाद सर, सवाल नहीं है। जी जी, मेरे पास एक सवाल है, एक जी नहीं अंतिम सर। सवाल रहेगा। सर जैसे कि आपने मसालेदार चीज़ों का जिक्र किया है कि मसालेदार सेवन से भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार मुंह का टेस्ट बनाए रखने के लिए तो क्या हरी मिर्च का सेवन कर सकता है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि बगैर मिर्च का मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा और सादा खा रहे हैं, तो क्या ये भी नुकसानदायक हो सकता है? हाँ नहीं सर, हरी मिर्च आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है हरी मिर्च। हरी मिर्च के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। लाल मिर्च खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, हरी मिर्च खाने से समाधान होता है। तो ऐसे लोग जो चटपटा खाने के शौकीन है वो हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं, जी। क्योंकि फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है हरी मिर्च के अंदर। हरी जी मिर्च से सर, कहीं बहुत दूर दूर तक बहुत। कोई नुकसान नुकसान नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते जाते हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो क्लिनिक सोलन में कहाँ पर है और कैसे हम आ सकते हैं, और कितना कौन कौन सा समय रहता है आपके क्लिनिक पर आने का, क्या डे नाइट की सुविधाएं हैं, और पूरी व्यवस्था आप बताएं ताकि हमारे जो पेशेंट्स है जो इस एपिसोड को देखेंगे वो आपके पास आराम से पहुंच सके। नहीं सर, मेरे पास ओपीडी है, और हालांकि हमने इमरजेंसी के लिए भी कुछ सुविधा रखी है। कई लोग ऐसे आते हैं जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन हम किसी भी पेशेंट को एडमिट नहीं करते। लंबे समय तक हमारे पास पेशेंट एडमिट नहीं रहता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को मेडिसिन देते हैं और भेज देते हैं, क्योंकि जो सुविधा उनको घर पर मिल सकती है वो हॉस्पिटल में कभी भी नहीं मिल सकती, पहली बात। रही बात भविष्य में हॉस्पिटल बनाने की, तो भविष्य में हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और पंचगव्य इन तीनों चीजों का समावेश हो। क्लिनिक शूलिनी होम्यो क्लिनिक के नाम से है, राजगढ़ रोड पर है। जो सोलन से राजगढ़ को रास्ता गया है उस पर पड़ता है नगर पालिका, और नगर पालिका के साथ ही बाखरू कॉम्प्लेक्स में मेरा क्लिनिक है, सीएसबी बैंक के ऊपर। साइड साइड इफेक्ट रहित ये दवाएं होती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अधिक जानकारी के लिए जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो dr.amit dawaz के नाम से, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आप टाइप कीजिए फेसबुक पर, और आप ये यूट्यूब पर भी टाइप कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। लेकिन फेसबुक पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आपको मेरा पेज मिलेगा, और सभी से मैं निवेदन करूंगा पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि मैं अपने पेज पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि जी। समाज कल्याण भी हो सके और लोग अवेयर रहे। जी जी सर, नहीं जाते सर। जाते मेरे मन में एक सवाल रह गया है। जी अ, बवासीर का पेशेंट है तो उसके लिए दूध, घी, मक्खन में से सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा रहेगा? देखिए, बवासीर का अगर केस है और लिवर डिसऑर्डर है तो इनमें से कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चिकनाई अगर वो ले रहा है तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, और अगर गर्मी ज्यादा है शरीर के अंदर, तो जो मक्खन होता है, बटर होता है, ये बटर मार्केट में मिलने वाला नहीं, जो कच्चा बटर होता है, मक्खन जिसको कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण सेवन करते थे, सबसे अच्छा रहता है, उसका सेवन कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर, छाछ का आपने से हमारे। जी। आप छाछ का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, मक्खन का सेवन कर सकते हैं। जी जी नहीं सर। बहुत बहुत आभार सर, हमारे पेज के साथ जुड़े और आपने बहुत ही बहुमूल्य समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पेज को दिया। नमस्कार, आपसे फिर अन्य किसी बीमारियों से लेकर हम फिर दोबारा अगले एपिसोड में कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। मैडम रंजना धन्यवाद जी निखिल आपको सर। भी नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि सर, दोनों को, डॉक्टर साहब को भी और आपको भी सर। धन्यवाद जी। मैम, आप सबको शुभ रात्रि। तो हमारा एपिसोड था आज हरियाली और खुशहाली एपिसोड में। क्या आपको भी अगर पाइल्स की बीमारी है और इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए जिस प्रकार से हमने आज डॉक्टर को बुलाया था, और ज़्यादातर हमारा खान पान से संबंधित रहता है और किस प्रकार से वो वायु मतलब वात पित्त का इन्होंने एक जिक्र किया,
तो इस प्रकार हमारे खान-पान के साथ-साथ हमें दिनचर्या को भी बदलना है, अपने आप को स्वस्थ रहना है, तो अपने जीवन में थोड़ी-सी जीवन शैली को बदलने के लिए मुँह का मिठास को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो चलिए जहाँ तक ये इस एपिसोड को मैं चाहता हूँ कि आप अपने द्वारा शेयर करके लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि जो भी हमारे जो है किन्नौर पेज से जुड़ते हैं उनको फ़ायदा मिले। हालाँकि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो शुल्नी होम्यो जो क्लिनिक है वहाँ पर इन्होंने कहा कि बगैर जो है ऑपरेशन का यहाँ पर इलाज होता है। तो मिलते हैं वीरवार के एपिसोड में, गाँव, शहर और राजनीति एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। कोशिश रहेगा कि जो उड़नी का जो एरिया है, जो उड़नी डाक जो हमारा जो हर साल जो है वहाँ पर कुछ न कुछ गतिविधियाँ होती है, और उड़नी उड़नी का एरिया पूरा वहाँ पर धँस रहा है, और उड़नी के धँसने से जो है उड़नी का नीचे गाँव का रोड खुल चुका है, 2 पुल लग चुके हैं, लेकिन ऐसे में उड़नी में जो क्षतिग्रस्त हो रहा है, लोगों का जो ज़मीनें जा रही है और जो एरिया धँस रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर कारण क्या है? किस प्रकार से जो है ग्राम पंचायत है उस पर निगरानी रख रही है, और वर्तमान की सरकार उस एरिया को क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो वीरवार के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय किन्नौर।